दोस्तों, जुर्म की दुनिया में कई नाम ऐसे सामने आते हैं जो अपने वहशीपन और दरिंदगी की सारी हदों को पार कर कुछ इस प्रकार से वारदातों को अंजाम देते हैं कि जो भी देखे या सुने उसका दिल खौफ से भर जाए। आज की कहानी ऐसे ही एक सीरियल किलर की है जिसे इंसान तो मैं नहीं समझती। असल में उसे इंसान के भेष में शैतान या उससे भी बढ़कर कुछ हो तो वो ही समझना चाहिए, क्योंकि वो कत्ल के बाद लाशों के साथ जो हैवानियत भरी करतूतें करता था उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद के शंकरगढ़ कस्बे में रहने वाले पत्रकार धीरेंद्र सिंह से, जो दैनिक समाचार पत्र आज में काम करते थे। उन्होंने अपने काम से इलाहाबाद के पत्रकारों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। धीरेंद्र सिंह वैसे तो इलाहाबाद के शंकरगढ़ कस्बे में रहते थे, पर जब उनकी नौकरी इलाहाबाद के लोकल न्यूज़पेपर में लगी तो वो इलाहाबाद के कीटगंज में ही एक रूम भाड़े पे लेकर रहने लगे थे। बात 14 दिसंबर 2000 की है। इस दिन धीरेंद्र सिंह रोज की ही तरह अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं। ऑफिस में जाके अपने सीनियर को बताते हैं कि उन्हें कुछ काम से गांव जाना है, इसलिए उन्हें 2 दिन की छुट्टी चाहिए। इसके बाद वो गांव में अपने बड़े भाई को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि शाम को वो गांव आ रहे हैं। लेकिन देर रात जब वो घर नहीं पहुंचते तो अगले दिन उनके बड़े भाई जब धीरेंद्र को कॉल करते हैं तब धीरेंद्र का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। फिर धीरेंद्र के बड़े भाई ने धीरेंद्र के ऑफिस में कॉल किया तो उन्हें पता चला कि वो 1 दिन पहले ही गांव के लिए निकल गए हैं। धीरेंद्र के बड़े भाई ने इसके बाद अपने सारे रिश्तेदारों के घर पता लगाया कि कहीं उनके घर तो नहीं रुक गए, लेकिन धीरेंद्र का कुछ पता नहीं लगा। इधर इलाहाबाद में धीरेंद्र के साथी पत्रकार कीटगंज थाना में धीरेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। इधर पुलिस अपनी तहकीकात कर ही रही थी कि धीरेंद्र के एक साथी पत्रकार जिनका नाम सत्येंद्र सिंह चौहान था, उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद से धीरेंद्र का कॉल डिटेल्स निकलवाया और पुलिस को वो कॉल डिटेल्स दिखाया। पुलिस को एक नंबर पे सबसे ज़्यादा संदेह हुआ, क्योंकि वो नंबर धीरेंद्र के गांव का ही था और उसी नंबर पे धीरेंद्र की आखिरी बात हुई थी। पुलिस वाले जब उस नंबर पे कॉल करते हैं तो उधर से एक महिला की आवाज़ आती है जिसका नाम फूलन देवी था और वो गांव की ग्राम पंचायत अध्यक्ष थी। फूलन देवी का नाम सुनकर पुलिस वालों के पास में खड़े धीरेंद्र के चाचा बोल पड़ते हैं। उन्हें फूलन देवी के पति राम निरंजन पर शक है। राम निरंजन को गांव के लोग राजा कोलंदर के नाम से भी जानते थे। जब पुलिस वाले धीरेंद्र के चाचा से राजा कोलंदर पे शक करने की वजह पूछते हैं तो वो बताते हैं कि राजा कोलंदर 4th ग्रेड का सरकारी कर्मचारी है और उसके पास टाटा सूमो, एक कमांडर जीप, एक स्कूटर और घर में टीवी, वीसीआर सब है। ज़रूर वो कुछ गलत काम करता होगा, तभी उसके पास ये सब खरीदने के पैसे आते होंगे और इन्हीं सब बातों की वजह से धीरेंद्र भी राजा कोलंदर के पीछे पड़ा हुआ था। पुलिस भी अब राजा कोलंदर से पूछताछ के लिए उसके गांव रवाना हो जाती है। जैसे ही पुलिस गांव में एंटर करती है, उन्हें सामने से एक सूमो गाड़ी आती हुई नजर आती है। एसओ एसएन त्रिपाठी जो धीरेंद्र का केस देख रहे थे, उन्होंने राजा कोलंदर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। इसके बाद एसएन त्रिपाठी सूमो चला रहे ड्राइवर से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलता है राम निरंजन। राम निरंजन के बगल वाली सीट पे एक और इंसान बैठा था। उसका नाम पूछे जाने पे निरंजन बताता है कि वो उसका साला वक्षराज है। एसओ एसएन त्रिपाठी जब राजा कोलंदर से पूछताछ कर ही रहे होते हैं तभी सूमो गाड़ी के कलर पे उनकी नज़र पड़ती है। उसका कलर एसएन त्रिपाठी को अजीब लगता है, क्योंकि उस समय में सूमो गाड़ी बहुत कम ही लोगों के घर होती थी।
और जिनके पास होती थी तो ज़्यादातर उसका कलर सफ़ेद ही होता था और राजा कुलंदर के गाड़ी का कलर ग्रीन था। और दूसरा शक SOSN त्रिपाठी का ये था कि राजा कुलंदर ही वो आखिरी शख्स था जिसकी धीरेन्द्र से फ़ोन पे आखिरी बात हुई थी। उसके बाद SOSN त्रिपाठी राजा कुलंदर और उसके साले वक्षराज दोनों को थाने ले जाते हैं और दोनों से थाने में पूछताछ शुरू होती है। तभी धीरेन्द्र के बड़े भाई की नज़र वक्षराज के जूतों पर पड़ती है। वो बोल पड़ते हैं कि ये तो धीरेन्द्र के जूते हैं। इसके बाद जब पुलिस वक्षराज से कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और पुलिस को बताता है कि उसने और राजा कुलंदर ने मिलकर धीरेन्द्र की हत्या कर दी है। और सबूत के तौर पे वो बताता है कि धीरेन्द्र का मोबाइल उसके सूमो गाड़ी में ही पड़ा है। जब धीरेन्द्र का मोबाइल गाड़ी से बरामद होता है उसके बाद राजा कुलंदर से पूछताछ शुरू होती है। उसके बाद जो राजा कुलंदर पुलिस को वारदात के बारे में बताता है उसे सुनकर पुलिस वाले भी कांप जाते हैं। राजा कुलंदर पुलिस को बताता है कि जो सूमो उसके पास है वो चोरी की है और धीरेन्द्र को इसकी भनक लग चुकी थी और उसको डर था कि धीरेन्द्र पुलिस को ये बात कहीं बता ना दे। इसलिए वो 14 दिसंबर को धीरेन्द्र को फ़ोन करके अपने पिगरी फार्म पे बुलाता है। दोस्तों, पिगरी फार्म उसे बोलते हैं जहाँ पे सूअर पाले जाते हैं। धीरेन्द्र जब पिगरी फार्म पहुँचता है तो राजा कुलंदर उसको बैठने को बोलता है और अपने साले को चाय लाने के लिए बोलता है। जब धीरेन्द्र राजा कुलंदर से बात करने में बिजी था तभी राजा कुलंदर का साला वक्षराज धीरेन्द्र के पीछे से आता है और धीरेन्द्र पर देसी कट्टे से फायर कर देता है। उसके बाद दोनों उसकी लाश को सूमो में डालकर रीवा ले जाते हैं और वहाँ एक सुनसान जगह पे ले जाकर धीरेन्द्र का सर धड़ से अलग कर देते हैं और सिर को वहीं गाड़ देते हैं। उसके बाद वो दोनों बचे हुए धड़ को कुछ दूर पे फेंक देते हैं। राजा कुलंदर ने सर इसलिए गाड़ दिया था ताकि अगर लाश किसी को मिले तो उसकी पहचान न हो सके। रात काफ़ी हो चुकी थी इसलिए अगले दिन तड़के सुबह ही पुलिस की एक टीम धीरेन्द्र की बॉडी खोजने के लिए राजा कुलंदर को लेकर रीवा रवाना हो जाती है और दूसरी टीम राजा कुलंदर के पिगरी फार्म की तलाशी करने निकलती है क्योंकि हथियार उसने पिगरी फार्म में ही छुपा के रखा था। जब पुलिस की टीम राजा कुलंदर के पिगरी फार्म की तलाशी ले रही होती है तभी उन्हें वहां से एक डायरी मिलती है जिस पे लिखा था राजा की डायरी और अंदर हर एक पेज पर एक नाम लिखा था और 14वें पेज पे धीरेन्द्र का नाम लिखा था। धीरेन्द्र का नाम डायरी में देखने के बाद पुलिस वालों के मन में शक होता है कि कहीं धीरेन्द्र की ही तरह बाकी सबको भी राजा कुलंदर ने मार तो नहीं दिया। इसके बाद पुलिस वाले फिर से राजा कुलंदर से डायरी पे लिखे नामों के बारे में पूछना शुरू करते हैं। डायरी पे पहला नाम काली प्रसाद श्रीवास्तव का लिखा था जिसके बारे में राजा कुलंदर पुलिस वालों को बताता है कि काली प्रसाद श्रीवास्तव उसके साथ ही COD छिवकी में काम किया करता था और राजा कुलंदर का दोस्त भी था। काली प्रसाद श्रीवास्तव को राजा कुलंदर ने सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि काली प्रसाद श्रीवास्तव हमेशा राजा कुलंदर को बोलता था कि लाला के दिमाग से तेज़ और कोई दिमाग नहीं होता और राजा कुलंदर को अपना दिमाग तेज करना था। इसलिए वो काली प्रसाद श्रीवास्तव को अपने पिगरी फार्म पे रात को खाने के लिए बुलाता है और वहीं पे उसको मार के उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसके सर को उबाल कर पी जाता है। राजा कुलंदर को लगता था कि ऐसा करने से उसका दिमाग काली प्रसाद श्रीवास्तव जैसा तेज हो जाएगा और उसकी खोपड़ी को लाल रंग से रंग कर वो अपने पिगरी फार्म में ही गाड़ देता है। काली प्रसाद श्रीवास्तव के बाद डायरी पे दूसरा नाम मोहम्मद मोइन का लिखा था। वो भी राजा कुलंदर का दोस्त था और राजा कुलंदर से बोलता था कि उसे वशीकरण विद्या आती है जिससे वो किसी को भी अपने बस में कर सकता है। बस फिर क्या था, राजा कुलंदर ने मोहम्मद मोइन को भी काली प्रसाद श्रीवास्तव की ही तरह मार दिया और उसके दिमाग का सूप बनाया और पी गया। उसके बाद उसकी खोपड़ी को भी उसने हरे रंग से रंग कर काली प्रसाद श्रीवास्तव की खोपड़ी के बगल में गाड़ दिया।
जब पुलिस उसके पिगरी फार्म की खुदाई करवाती है तो वहाँ से वो दोनों खोपड़ियों के साथ और भी कई सारे कंकाल मिलते हैं जो कि डायरी में लिखे बाकी नामों के थे। अदालत में लंबी सुनवाई के बाद 2012 में राजा कोलंदर और वक्शराज दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और आज भी ये दोनों उन्नाव जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी के कुछ अंश थोड़े विचलित करने वाले ज़रूर थे, पर हमारा काम आपको कहानी के हर एक पहलू से रूबरू कराना था। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे क्राइम एक्सप्रेस के इस सफ़र से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।